हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ए के आर्या आज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पूर्वालोकन की सीरीज में दूसरा टॉपिक लेके आ रहा हूँ इसका, जिसका नाम है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी एंड पारितंत्र। तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इस बात को हम समझ लेते हैं कि इकोलॉजी क्या है। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है, साइंस के सब्जेक्ट है। तो इसके अंतर्गत हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार इकोलॉजी इज द स्टडी। इस एक तरीके से हम इसमें भी अध्ययन करते हैं। किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? जो जीवित प्राणी हैं उनके बीच के आपसी संबंध और उसके आसपास का जो वातावरण है उसके साथ उनके जो इंटरेक्शन है, संबंध है, उनका हम वैज्ञानिक जो अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। ओके। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ये डेफिनेशन है इस पारिस्थितिकी इकोलॉजी की। तो इसी के आधार पर हम इस पहले क्वेश्चन का सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किन के बीच? तो हमने आपको बताया जीवित प्राणियों के बीच और उसके आसपास का जो वातावरण है उनके बीच का जो संबंध है, पर्यावरण है या वातावरण है, उनके बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन जो हम करते हैं वो इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। तो इसका डेफिनेटली पहला ही ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही है कि जीव और पर्यावरण के बीच का संबंध। ओके दोस्तों, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। नाउ निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर सही है तो आप नॉर्मली तरीके से कर लेते हैं। तो हमारा माइंड इसी तरीके के क्वेश्चन के लिए सेट होता है कि सही है, तो हम जल्दबाजी में इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो हम सबसे पहले फिगर आउट करेंगे इस नहीं वाले शब्द को, इस पर फोकस करेंगे कि हमें पारिस्थितिकी तंत्र के मतलब इकोलॉजी सिस्टम का अंतर्गत क्या नहीं होता है, उस बात को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है एक जैविक अजैविक दोनों घटकों से युक्त होता है। बिल्कुल, हमने कहा उसके वातावरण, पर्यावरण आसपास की जो चीज़ें हैं उसमें लिविंग थिंग्स भी होंगी, नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगी। वह अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र, प्राकृतिक संसाधन तंत्र क्योंकि हमें से पर्यावरण में हमारा प्राकृतिक भी आता है, तो यह भी सही है। ये इसकी अपनी स्वयं की प्रोडक्टिविटी होती है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ आता है यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है एक ओपन सिस्टम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लोज है। तो मैं इसको आगे इसमें जो एक डेफिनेशन दी है इसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो दिया है उससे हम इस क्वेश्चन को आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र जैविक अजैविक दोनों घटकों से युक्त एक क्रियाशील प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है जिसकी अपनी खुद की एक प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा और पदार्थ का लगातार निवेश और आउटपुट होता रहता है। मतलब एक चीज़ आप देखते हैं, हाँ, हम पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं तो पौधों से हम भोजन लेते हैं, तो जो पौधों के अंदर एनर्जी है वो हम अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। बाद में हमसे वो एनर्जी पुनः पौधों में या जीव जंतुओं से पुनः पौधों में एक प्रोसेस के थ्रू वापस चली जाती है। तो लगातार ऊर्जा पदार्थों का क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है और आउटपुट हो रहा है। तो ये वन सिस्टम नहीं है, मतलब वन वे सिस्टम नहीं है। इट इज़ अ टू वे सिस्टम और ओपन सिस्टम है। चीज़ें अंदर भी आ रही, चीज़ें बाहर भी आ रही। तो यही इसमें ऑप्शन गलत है कि यह एक बंद तंत्र है। तो आपको हमेशा ये बात क्लियर कट अपने दिमाग में रखिएगा कि इकोलॉजी इज अ ओपन सिस्टम जहाँ पदार्थ और ऊर्जा का लगातार प्रभाव हो रहा है इनपुट और आउटपुट में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, बहुत ही कथन कारक का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जीव मंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। अभी देखिए, ये क्वेश्चन आया था 2014 में। अगर आप 2015 री एग्जाम हुआ था पीसीएस प्री का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले लगाया होता, जो इसकी इंपॉर्टेंस आपको अभी इन क्वेश्चनों को करते हुए समझ में आएगी
कि आपने अगर पीसीएस के इन क्वेश्चनों को लगा लिया होता तो आपको 2017 में जब आप पीसीएस के एग्जाम में देने बैठेंगे, आरओ या पीसीएस के एग्जाम में, तो ये वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। तो हमें ऐसी तरह देखना है कि जीव मंडल एक खुला तंत्र था, बिल्कुल सही बात है। जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो हमने क्या लिखा था इसमें कि ऊर्जा और पदार्थ दोनों का इनपुट और आउटपुट लगातार होता रहता है। तो इसने क्या किया, ऊर्जा का तो बोल रहा है होता रहता है लेकिन पदार्थ का नहीं होता है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हमारा सही आएगा, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। पहला सही है, दूसरा गलत है। कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हुए सॉल्व कर लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। तो इसके लिए मैं आपको अभी एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम डायरेक्ट इस पे आएंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन इतना इजीली समझ में नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो पर्यावरण है कोई भी स्टेबल, मतलब एक स्थिर थिंग्स कोई चीज़ नहीं है। ये लगातार इसमें जैव जो है वो अजैव अवस्था में चला जाता है और अजैव फिर से जैविक अवस्था में कन्वर्टेड होता है, लगातार बदलने की प्रक्रिया है। अब हम इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो लोग आप लोग बिल्कुल उसको याद रख लीजिए। मैं जो एक लाइन लिख रहा हूँ उससे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ इस पे आई पी सी ई बी बी। तो जब भी हम पर्यावरण में हम इकोलॉजी में देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम सबसे छोटी यूनिट को देखें तो वो होती है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के बाद जो इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से मिलकर हमारे क्या बनती है, पॉपुलेशन। तो आई का यहाँ पे मतलब है इंडिविजुअल से, पी का मतलब है पॉपुलेशन से, और बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती है, और बहुत सारी कम्युनिटी मिलकर क्या बना देती हैं, एक इकोसिस्टम क्रिएट करती हैं, और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक बायोम क्रिएट करते हैं, और बहुत सारे बायोम मिलकर एक बायोस्फीयर का क्रिएशन करते हैं। इस क्वेश्चन को हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हेलो। हाँ, जो मैंने आपको अभी ये आई पी सी ई वी वी का जो कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रख लीजिए। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक एक जैविक संगठन का क्रम सही बनाता है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या आएगा, एक जनसंख्या आएगा, तो बी ऑप्शन से यहाँ कट जाएगा। उसके बाद हमने क्या बताया था, जनसंख्या, बहुत सारी जनसंख्या मिलकर क्या बनाती है, समुदाय बनाती हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, समुदाय। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा सारे ऑप्शन गलत हैं। फिर हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा, एक हमारा इकोसिस्टम बनेगा, इकोसिस्टम के बाद भूदृश्य, बायोस्फीयर, ये बहुत बड़े लेवल पर जो चीज़ दिख रही है, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से किया गया क्वेश्चन है ये, कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एम जी टांसले ने किया था। अरे इस शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले जो व्यक्ति हैं वो टांसले, उन्होंने किया था पहला ये। तो हमें अभी इस, चलो ये वाला हमें ऑप्शन नहीं पता है कि एम जी टांसले जी ने किया था कि नहीं किया था। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। जो जीव अपना स्वयं भोजन उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हम जब कैटेगरी करेंगे जीवों के रूप में, कौन से खुद का भोजन खुद अपनाते हैं, जैसे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको हम स्वतः ऑटोट्रॉप्स
कहते थे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सेकेंडरी जो उन पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सही है, जो भोजन जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ओके, तो 2 नंबर सही है। तो 2 नंबर सही होने से हमारी अप्रोच कैसे होनी चाहिए एग्जाम में, कि 2 नंबर सही है तो हमारी अप्रोच बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अब 2 नंबर सही हो गया तो हमारा ये वाला हो सकता है या ये हो सकता है ऑप्शन। ठीक है, ये दोनों हमारे क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे तो 50% हमने अपना आंसर लगभग निकाल लिया है। अब तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। जो कंज्यूमर है अपने भोजन का उपभोग करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता नहीं नहीं, प्रकाश संश्लेषण क्या करेगी, प्रोडक्शन करती है भोजन का। ठीक है, ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन का उत्पादन। तीसरा नंबर तो गलत है, तो आप 3 नंबर को यहीं पे काट दीजिएगा, ये नहीं सही है। फिर है वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। वियोजक जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो नॉन इनऑर्गेनिक पदार्थों को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बनिक पदार्थों में। तो आई थिंक ये सही हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमें अभी पहले और चौथे में कंफ्यूजन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डाउट है पहले और चौथे में, तो हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एम जी टांसले। टांसले जी हैं जो बार बार कभी कभी पूछ लेता है यूपीपीसीएस टांसले जी के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि टांसले जी ने इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इन्होंने इन्वायरमेंट की एक डेफिनेशन भी दी थी। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। पहली बात हमें ये देखना, एम जी टांसले जी ने इको सिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये वाला ऑप्शन सही हुआ, हमारा ऑप्शन ए इज राइट, एक ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है कि वियोजक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। जैसे वियोजक जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जब हम कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसकी बॉडी कार्बनिक बॉडी है और या लकड़ी है, कुछ भी है, तो उसको धीरे डिकम्पोज करते करते वो किस में कन्वर्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक जो छोटे छोटे खनिज होते हैं उनमें कन्वर्टेड कर देते हैं। तो वियोजक का काम है कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करना। यहाँ क्या दिया है, वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इसका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इज राइट आंसर। अब फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। सही पूछा है उसने। तो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं, ये बात तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है इसमें। जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, ये बात भी गलत है। मैं आपको समझाऊंगा अभी। एक पिरामिड बनता है इसका, ये पिरामिड बनता है, उसको आप देखिएगा। सिंपली क्या होता है पिरामिड में, बेस जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं उनका सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इस तरीके से छोटा होता जाता है। इस तरीके से पिरामिड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये वाला दोनों ऑप्शन गलत हो गए हमारे। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, ये बिल्कुल सही है, दैट इज द राइट आंसर। ओके, हम आगे इसमें बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन देखें। फिर कथन कारक। तो आप देखिए इन्वायरमेंट में आपको कॉन्सेप्ट बनाते हुए पढ़ना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है इसमें बिल्कुल भी। क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम है तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं अभी बता पाएंगे। जब हम प्रॉपर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल से आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी हमें क्यों पूरा लोकल्स के जो PYQs हैं उनके अकॉर्डिंग हमें अपनी थ्योरीज को कंप्लीट करते हुए चलना है, और जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है उसको हम कवर करते हुए चलते हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ है
कि जो इकोसिस्टम है कि विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। देखिए, इकोलॉजी में हर चीज़ एक दूसरे पर निर्भर है। हमने डेफिनेशन ही जब ये दी थी, जीव अपने आसपास के और अपने आपस में अंतःक्रिया करते हैं। तो आप देखते हैं कि हमारे आसपास से अगर घास का जो मैदान है ख़त्म हो जाए तो उस पर जीव डिपेंडेंट जो जीव है, जैसे छोटी बकरियां हैं या जो घास चरने वाले जीव जंतु हैं, वो डेफिनेटली सर्वाइवल उनका बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये पहला जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। डेफिनेटली हम गाड़ियाँ चलाते हैं, पॉल्यूशन होता है, तो उससे हमारी एयर की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है। तो सेकंड इज़ राइट बट फर्स्ट इज़ रॉन्ग। तो इसमें देखिए दो कथन, ये बी और सी गलत हो गए। इसके बाद आप देखिए ए भी गलत है, तो आंसर डी होगा इसका। क्या होगा? ए गलत, बी सही। ठीक है, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम इकोसिस्टम है। अब देखिए, विशालतम इकोसिस्टम में आप देखेंगे, अभी जब हम इकोसिस्टम अब डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो हमने क्या बोला था आपसे कि एक पेड़ की जड़ भी एक इकोसिस्टम हो सकती है और एक बहुत बड़ा महासागर भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। तो पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े इकोसिस्टम में आते हैं, दे आर मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, समुद्री इकोसिस्टम। तो पहला ही आंसर होगा समुद्र। ठीक है, सबसे अधिक स्थिर इकोसिस्टम कौन सा है? फिर उसने पूछा, तो ये भी महासागरीय इकोसिस्टम सबसे स्थिर होता है। ठीक है, क्यों होता है उसमें थोड़ा हम देख लेते हैं इसका। सागरीय इकोसिस्टम सबसे अधिक स्थिर इकोसिस्टम है। सागरीय इकोसिस्टम अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर होता है। सागरीय जल सैलाइन होने के साथ साथ उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन या प्रकाश व तापमान के स्तर होने के कारण, क्योंकि पानी है, पानी में आप देखेंगे पानी आप जानते हैं कि उसके टेम्परेचर में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो जो जीव जंतु होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर और प्रकाश को लेकर। तो उनके जो प्रकाश के कारण जो उसका टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से नहीं बदलता है। तो इसके कारण जो हमारा सागर महासागरीय जो इकोसिस्टम होता है, दैट इज़ वेरी स्टेबल इकोसिस्टम ड्यू टू देयर इज नो सडन चेंज इन टेम्परेचर, इन लाइट एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन। ओके, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आएगा कि इकोसिस्टम कितने तरीके के हो सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटीज़ में दिखा सकता हूँ। ये जो क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी के किताब से आया हुआ है। आप 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, आप उसको कवर कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। वहाँ से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इको सिस्टम को समझाया उन्होंने, और इस तरीके का क्वेश्चन एक बनाया हुआ था। तो लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम इकोसिस्टम? हम जानते हैं वन, झील और घास के मैदान हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, और धान का जो खेत है वो हमारा एक आर्टिफिशियल या कृत्रिमिक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आई थिंक घास के मैदान कौन लगाते हैं? किसान लगाते हैं। तो ये किसानों द्वारा, मानव द्वारा जो भी चीज़ बनाई जा रही है वो आर्टिफिशियल होगी, मतलब कृत्रिमिक होगी। जो प्रकृति अपने आप बना रही है वो सारी चीज़ें कैसी होंगी, वो इकोसिस्टम कैसे होंगे, वो नेचुरल इकोसिस्टम होंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें हम। आप लोगों को मेरी वीडियोस में कहीं कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके इसमें आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि किस तरीके से बेटर किया जा सकता है, किस तरीके कौन सी प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो मैं इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में मदद नहीं करता है। तो अब देखो, इकोलॉजी हम पढ़ते हैं कि जो वन है उनको काटा जा रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशूज़ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, अपने जंगलों को बचाना है। तो ये संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, रखने में मदद नहीं करता है। क्या मदद नहीं करेगा? कि वनों को काट दोगे तो संतुलन बना नहीं रहेगा। क्वेश्चन को फिर देखिए, मैंने वही पहले भी आपको बोला है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप नहीं वाले शब्द पे जो
नहीं वाला शब्द दिया है, इस पे अंडरलाइन कर लीजिए। अब आप वन रोपण करने से हम संतुलन बना सकते हैं, जैव मंडल भंडारण करने से हम संतुलन बनाएंगे, वर्षा जल प्रबंधन से हम संतुलन बनाएंगे। किससे संतुलन नहीं बनेगा? अगर हम पेड़ों को काटने लगेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग और ऐसी गर्मी बढ़ने लगेगी, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, हमारी एयर पॉल्यूटेड हो जाएगी, वर्षा का चक्र बिगड़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इफेक्टेड हो जाती हैं, और मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा, जीव जंतु प्रभावित होंगे जो वनों पर आधारित हैं, और हमारी कम्युनिटी जो ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग होते हैं वो भी जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हैं उनको भी प्रॉब्लम्स क्रिएट फेस करना पड़ेगा इसके कारण। तो हमें वनों को काटना हमारे पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हाँ हाई लेवल क्वेश्चन आप एक्सेप्ट नहीं करिएगा, उम्मीद मत करिएगा बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी की होगी तो आप इन क्वेश्चनों को बड़ी इजीली टैकल कर जाएंगे। ओके, निम्नलिखित में से क्वेश्चन देखिए, 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ता है? फिर वही क्वेश्चन पूछा है कि बैलेंस संतुलन बिगड़ जाता है। देखिए वहाँ पे नहीं करके पूछ लिया था, यहाँ पे बिगड़ना मतलब नेगेटिव कॉन्सेप्ट में पूछा है। तो अपने बिल्कुल जब पढ़िएगा क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आ रहा 2-3 बार पढ़िएगा, ठीक है? तो इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा सा अलर्ट होकर हमें इन क्वेश्चन को डैम करना है। तो ये देखिए क्वेश्चन पहले आया था, ये क्वेश्चन हमारा 2013 में, अगेन उन्होंने इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया 2014 में आर ओ में। ये कि बताइए कि इकोलॉजिकल सिस्टम जो है बैलेंस कैसे हो सकता है, और बिगड़ेगा तो कैसे बिगड़ेगा? वन महोत्सव से तो नहीं बिगड़ेगा, वनरोपण से भी नहीं बिगड़ेगा, सामाजिक वानिकी करने से, जो सामाजिक वानिकी मतलब पेड़ पौधे लगाने से भी नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा से डिफॉरेस्टेशन जो होता है, अगर वो करोगे, लकड़ी काटोगे, जंगलों को काटोगे, तो हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका इकोलॉजिकल इको सिस्टम संतुलन से संबंध ही नहीं है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका इस बैलेंस से संबंध नहीं है, रिलेटेड नहीं है? वन रोपण बिल्कुल है, औद्योगिक प्रबंधन यही नहीं है, जल प्रबंधन है, वन्य जीव सुरक्षा है, लेकिन औद्योगिक प्रबंधन इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ पे औद्योगिक पॉल्यूशन की बात कर दी जाती तो डेफिनेटली वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ जाता। मोटा मोटी सारे जुड़ रहे हैं, लेकिन हमें नियर अबाउट पे जाना होता है। हम कह सकते हैं औद्योगिक प्रबंधन अगर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम अपने इंडस्ट्रियल एरियाज को ऐसी जगह लगा देते हैं, और या फिर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं मूव कर रहे हैं, ठीक है, तब हमें वहाँ प्रॉब्लम अपने इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने में हो सकती है। लेकिन ये डायरेक्ट संबंध नहीं है। डायरेक्ट किनका संबंध है? जल का है, वन्यजीव का, वनरोपण का है। तो एक और है, वो कौन सा है? प्रौद्योगिकी प्रबंधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। तो ये भी इसका इनडायरेक्टली इसको इफेक्ट करता है, वो डायरेक्टली जो इफेक्ट कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत ही सावधानी से करने हैं बस। फिर क्वेश्चन 14 देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें तत्व जो होते हैं, वो जो चक्र है उसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, हम कार्बनिक पदार्थ हैं, जीव जंतु कार्बनिक पदार्थ, पेड़ पौधे कार्बनिक पदार्थ हैं, जब वो डिकम्पोज होते हैं अगेन वो किसमें चले जाते हैं? मृदा में जाते हैं, मृदा से फिर वो पेड़ पौधे में आ जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जैव भू रासायनिक चक्र कहलाती है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा हमारा? इस चक्र को क्या बोलते हैं? इको सिस्टम के जो इनोवेंट हैं, जो उसके उसके पूरे साइकिल को हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। तो यार 20 में क्वेश्चन पूछा गया, आप देखिएगा। अब ये क्वेश्चन हमको यहाँ पे एक तरीके से देख लेना है क्या होता है। हाँ, 15वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का जो प्रतिपादन किया था
और उन वैज्ञानिक का नाम है ओडम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ओडम जो है वो इस जैविक जो हमारी बायोटिक अनुक्रमण की जो प्रवस्थाएं हैं एक के बाद एक, उसका क्या है, उसको प्रतिपादित करने का कार्य किसने किया था? ओडम ने किया था। तो सबसे पहले क्या होता है? न्यूडेशन, फिर माइग्रेशन, फिर स्थापन, फिर रिएक्शन, फिर स्टेबलाइजेशन। तो आप इसको रट लीजिए जैसे भी करना है, अभी इस क्रम को रट लीजिए यहाँ पे। अगर ये क्वेश्चन दोबारा से आता है तो आप इस क्वेश्चन को सही करके आए। नग्नीकरण हिंदी में न्यूडेशन, प्रवास, माइग्रेशन, स्थापन, प्रतिक्रिया रिएक्शन, स्तरी स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन। ओके, तो अब इसका आंसर हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो नग्नीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, ए इज द राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन को आप याद करने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको आप। एन एम ई NME आर एस, NMERS, एनम मर्स। तो NMERS ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए और आपको याद रहे तो इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। नाउ कम्स टू, तो आप लोगों को याद होगा, मैं आपको एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि नग्नीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण, मतलब न्यूडेशन, माइग्रेशन और स्थापन एंड रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। ओके, आपको शायद याद रहेगा ये चीज़, इसे याद रखिएगा। ऑडम ने इस जैविक अनुक्रमण अवस्थाओं को प्रतिपादित किया था। पारिस्थितिकी संक्रमण, ये क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिकी इको सॉरी इकोलॉजिकल जो ट्रांजिशन है अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप लोगों को बता दें, इनका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो थे वेनेट द्वारा, जॉन डब्ल्यू वेनेट, जिन्होंने इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब इसमें देखिए, अब जब हम PYQs कर रहे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को देखते हुए चलना चाहिए। तो उसमें आप एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, 3-4 वैज्ञानिक और लिखे हैं। एल्टन लिखे हैं, रेड जेल लिखे हैं, वर्कल वर्कले द्वारा, ये कौन है? तो आपको इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आप देखिए, वेनेट ने जो अवधारणा दी पारिस्थितिकी संक्रमण की, तो इन्होंने एक पुस्तक विधि लिखी थी, इसका नाम था द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन। ये इनकी पुस्तक है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ओके, इसके अलावा 2-3 वैज्ञानिक और हैं। इन 3 वैज्ञानिकों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं कि जैसे पहले हैं एल्टन। ओके, आप लोग इसको गूगल कर सकते हैं, एल्टन, रेड जेल एंड वर्कले, जो 3 जो और नाम दिए हैं इनको आप गूगल करके सर्च करके देख सकते हैं। ओके, अब पारिस्थितिकी नीच, जिसको निकेत कहते हैं, इसके बारे में आपको पहले मैं थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन थोड़े से UPSC लेवल के पूछे जाने लगे हैं, PCS में भी, तो हमें पहले कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं केवल आपको जो इको सिस्टम में
जो निकेत होता है उसके बारे में समझाने के प्रयास करूँगा। व्हाट इज़, इसको इंग्लिश में नीस बोलते हैं और हिंदी में निकेत। क्या होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप देखिएगा कि यह उन सभी जैविक और भौतिक और रासायनिक कारकों का वर्णन है जो एक प्रजाति को जीवित रहने, स्वस्थ रहने और पुनः उत्पन्न करने के लिए जरूरी है। कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी जगह जहाँ पर उसकी भौतिक, उसकी जैविक, उसकी रासायनिक कारक जो किसी जीव के उस क्षेत्र में अच्छी तरीके से पनपने, उस क्षेत्र में अच्छी तरीके से रहने और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाए रखने के लिए ज़रूरी होता है, वो क्या होता है, नीच। वो एक नीच के अंतर्गत ये सब काम करता है। तो इस नीच के अंतर्गत क्या होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक हैं का वर्णन है, चीज़ों का वर्णन है। नीच क्या है, एक तरीके का वर्णन है भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों का जो किसी जीव के उस क्षेत्र में अच्छी तरीके से पनपने, स्वस्थ रहने और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए सहायक होता है। एक तरीके से फंक्शनल रोल है कि एक तरीके से फंक्शनल रोल है किसी जीव को उस क्षेत्र में बनाए रखने का, ठीक है। तो अगर हमें किसी जीव का नीच पता हो तो हम पता लगा सकते हैं पर्टिकुलर जीव हमें किस जगह प्राप्त होगा, कि उसी कंडीशन में वो सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। तो उस वह पर्टिकुलर चीज़ उसकी क्या होगी, निकेत कहलाएगी, ठीक है। हर एक प्राणी, देखो शेर कहाँ जंगल में रहेगा जहाँ हिरन हिरन सब होंगे, ठीक है। ऐसा वातावरण होगा जहाँ पानी होगा, सब कुछ होगा, तो वो उसका एक नीच है कि वो ऐसी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक हैं जो उस शेर के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार कर रही हैं जो शेर उसमें ढल सके। तो अफ्रीकन शेर हैं, तो आपने अभी देखा होगा, एक एग्जांपल देखिए, चीता। चीता जो हैं वो अफ्रीका से इंडिया लाए गए और मध्य प्रदेश के जंगलों में उनको रखा गया। तो उनको अपने उस नीच को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हमें करनी पड़ी कि वो वातावरण क्रिएट किया जा सके जो वो अफ्रीका में महसूस करते थे। कि हमें उनके नीच के बारे में पता है कि उनकी भौतिक, रासायनिक और जैविक कौन से कारक हैं जो उस जीव को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि ये उसका फंक्शनल रोल है, नीच क्या है, एक तरीके से यूनिक फंक्शनल रोल है, ठीक है। तो आप एक और कॉन्सेप्ट इसमें नोट याद कर लीजिए कि हर एक प्राणी का, हर एक जीव का अपना एक नीच होता है। हर एक प्राणी के लिए जो नीच है अलग अलग होता है, उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि पारिस्थितिकी निकेत के बारे में पहला दिया है कि यह उन परिस्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। क्या मतलब हुआ इसका, कि उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। निकेत क्या करता है, उन चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, फंक्शनल रोल को सहन कर सकती हैं, वो क्या उसका निकेत है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, अलग निकेत होता है, ठीक है। ये बात भी मैंने अभी बताई आपको कि हर प्राणी का अपना, हर प्रजाति का एक अपना अलग नीच होता है। तो वो था करेक्ट, पहला भी करेक्ट है। इसकी एक फंक्शनल भूमिका है पारिस्थितिकी तंत्र में कि उस जीव को बनाए रखने के लिए उसकी फंक्शनल भूमिका है, वो उसको हर चीज़ प्रोवाइड करेगी, आवास प्रकार प्रोवाइड करेगी, उसको खाना प्रोवाइड करेगी, उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी उस क्लाइमेट, उस जगह पे, कि वो अच्छी तरीके से उस जगह पनप सके। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा एक और दो दोनों करेक्ट। मैं इसको फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि किसी जीव के लिए जीवित रहने, स्वस्थ रहने और पुनः उत्पन्न करने के लिए जरूरी जो भौतिक, जैविक और रासायनिक कारक हैं, सभी कारक का वर्णन हम नीच के अंतर्गत करते हैं। और नीच क्या आता है, एक तरीके से यूनिक फंक्शनल रोल है। नीच इज द यूनिक फंक्शनल रोल जो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है किसको, एक किसी प्रजाति को उस पर्टिकुलर एरिया में बने रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए,
इसीलिए हर प्राणी का अपना एक अलग नीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदायों का पूर्व क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है क्या कहलाता है? जैव भार पिरामिड, सीयर, समुदाय गतिक क्या कहलाता है? समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्रम से सीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सीयर। ठीक है, अब देखिए पारिस्थितिकी अनुक्रम हम पहले ही पढ़ चुके थे, ऑडम ने बताया था क्या था? नगनीकरण, प्रवास, अस्थापन, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया एंड स्थिरीकरण। ठीक है, जैव भार का पिरामिड सबसे नीचे क्या आते हैं? दैट इज अ प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, सामुदायिक गतिक, इसको हम एक बार देख लेंगे। तो समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान बदलता जाता है सीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीयर। आप इसको याद रख लीजिए, सीयर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि पारितंत्र में, इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला पे कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे। सभी जानते हैं कि सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। उन पर जीवित रहने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो घास फूस और उन पेड़ पौधों को खाते हैं। उनके ऊपर जो जीवित रहने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं? जो मांस मछली, मतलब एक तरीके से कार्निवोर होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वो जीव आते हैं। उन जीवों को भी जो लोग खाते हैं वो उनसे ऊपर आ जाते हैं। ये एक खाद्य श्रृंखला बनती है। तो इसी पे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पोषक स्तर बनते हैं केवल मांसाहारी जंतुओं से? नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल पौधों से? बिल्कुल नहीं। केवल जंतुओं से? नहीं। खाद्य श्रृंखला से में जीवों के संबद्ध होने से? बिल्कुल, डी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक घास इकोसिस्टम तंत्र के खाद्य श्रृंखला में देखिए, अब देखो घास को कौन खाएगा? मेढक तो खा नहीं सकता, घास को खाता टिड्डा। आपने सुना होगा टिड्डों का हमला हो गया, पूरी पूरी खेती खत्म कर देते हैं। तो घास को खाता टिड्डा, टिड्डे को खाता मेढक, मेढक को खाता सर्प। तो ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकीय तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? देखिए बाघ हो नहीं सकता प्राथमिक उपभोक्ता। बाघ किसको खाता है? हिरण को खाता है। लोमड़ी को भी खा जाएगा। तो 4 नंबर जहाँ जाए उसे काटो पहले नंबर पे, ये गया। अब लोमड़ी भी मांसाहारी जीव है, तो ये भी नहीं हो सकती है, तो आपका ये भी कटा, ये भी कटा। तो इस तरह क्वेश्चन हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, चींटी और हिरण। मैं आप लोगों को बीच बीच में इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ क्योंकि जब 150 क्वेश्चन आएंगे यूपीपीसीएस में, तो हमारे पास थोड़ा टाइम भी कम होता है। हमें इन तरह के क्वेश्चन को तेज़ी के साथ करना है, एलिमिनेशन मेथड भी लगाते हुए चलते हुए करना होता है। एक क्वेश्चन दिया है, खाद्य श्रृंखला में मानव है। मानव क्या है? केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीय उपभोक्ता है, प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों? तो आंसर सिंपल है, ठीक है। मानव तो दोनों ही है ना, घास भी खा लेता है और जो जीव घास तंत्र पर जीवित है उनको भी खा लेता है। ठीक है, ओमिवोर है, होमनिवोर है, तो दोनों चीज़ें खाता है मानव। अब हम देखेंगे सर्वाहारी है। अब क्वेश्चन है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अब देखो आपको जब हम मरीन इकोसिस्टम को जब बाद में कभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा ही समझ लीजिए। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टॉन्स एक तरीके से जैसे हमारा ग्रास लैंड जो होता है, घास इकोसिस्टम जो होता है उसमें घास होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारे जीव जंतु जीवित रहते हैं। उसी प्रकार मरीन में क्या होता है, समुद्र की पहली लेयर है जहाँ तक प्रकाश जा रहा होता है, वहाँ पर सैकड़ों फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पैदा होते हैं। ठीक है, इधर फंगी होती है, पैदा होते हैं। इनको खाने के लिए मछलियाँ ऊपर आती हैं, दूसरे जीव जंतु हैं वो इनको खाते हैं, सूक्ष्म जीव जंतु उनको खाते हैं। तो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होता है फाइटोप्लैंक्टन टॉन्ग्स, फाइटोप्लैंक्टन, द राइट
ए इज राइट आंसर। अब मैं इसका एक क्रम आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप जब क्वेश्चन इसका आ जाए तो डेफिनेटली आप एक क्रम मरीन में भी आपको पता हो। एक मिनट दीजिए बस मुझे। हाँ, जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, जिसको हम समुद्री या मरीन इकोसिस्टम होता है, इसमें सूक्ष्म पौधे जैसे एल्गी होते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। उन जीवों पर जो डिपेंडेंट होते हैं वो प्रोटोजोन्स, जो प्लांटिक्स उन पर डिपेंडेंट होते हैं ये। और उनसे नीचे जो जीव जंतु होते हैं जो कंज्यूमर्स हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, वो जू प्लैंक्टन्स हैं, ब्लू टोंग्स है। फिर फाइटो प्लैंक्टन्स के ऊपर जो जीव जंतु आते हैं, प्रीडिएटर्स जिसको बोलते हैं, हम बोल सकते हैं ब्लैक ग्रोपर्स एंड येलो टाल साप स्नैपर। उसके ऊपर ब्लू फिन टूना, जो सार्क सबसे बड़ा वो होता है, इसका कंज्यूमर होता है। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको टॉप प्रीडिएटर बोल सकते हो। सबसे बेसिक लेवल पर सीग्रास, एल्गी एंड फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं। फिर जू प्लैंक्टन्स आते हैं, देन येलो टेल स्नैपर्स होते हैं, जैसे इंटरमीडिएटर प्रीडिएटर कंज्यूमर्स बोलते हैं। उसके ऊपर सार्क के ऊपर मछलियाँ और टर्टल्स, ये सब जीव जंतु आ जाते हैं। तो दैट इज़ द हायरार्की ऑफ फूड चेन इन मरीन सिस्टम। तो आंसर हमारा फाइटोप्लैंक्टन हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिकीय तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? उत्पादक, प्रोड्यूसर। हरे पेड़ पौधे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। अब आप देखिए, जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो बिचौलिए का कार्य करते हैं वो उत्पादक होते हैं। कैसे, वो हम देखते हैं। सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक और अजैविक घटकों के मध्य इंटरमीडिएट का कार्य करते हैं, क्योंकि एक और जहाँ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, वहीं मृदा से खनिज पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। जहाँ एक तरफ वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं, वहीं वो क्या करते हैं, मृदा जो अजैविक है घटक से क्या करते हैं, खनिज प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो मट्टी से हम देखते हैं खनिज जीव जंतुओं में कैसे पहुंचता है, पौधों के थ्रू। ठीक है जो एनर्जी है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कैसे पहुंचती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से वो खाना बनाते हैं और मट्टी से खनिज लेते हैं। इस प्रकार एक तरीके से जैविक और अजैविक घटकों के बीच इंटरमीडिएट का काम कौन करते हैं, हरे पेड़ पौधे उत्पादक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर कथन कारक हमने फिर से देखा था। स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। द्वितीयक सेकेंडरी उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से होता है, अतः दोनों ही कथन सत्य हैं हमारे। देखिए, सेकेंडरी जो उत्पादकता का संदर्भ जो है वो परपोषी, जो एक जीव दूसरे पर जीवित रहता है उससे होता है। जैसे पारिस्थितिकीय तंत्र में जैविक संघटकों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषी और परपोषी। ऑटोट्रॉफ्स जो प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। इनके स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। परपोषी जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता आते हैं।
प्राथमिक उपभोक्ता परपोषी जंतु होते हैं जो स्वपोषी जंतुओं पर निर्भर रहते हैं और द्वितीयक उत्पादकता के रूप में होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इस बात को कि वो भी एक तरह प्रोड्यूसर हैं, लेकिन वो किसके लिए हैं? सेकेंडरी उपभोक्ता के लिए। अब लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। आ ये आपको इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं, हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे लोटिक और एलोटिक। तो लॉटिक पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी प्रकार का गतिमान या बहता जल होता है, जैसे नदी, स्प्रिंग, चैनल, स्ट्रीम, झरने इत्यादि। ओके, और बहता जल होता है। तो लॉटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या हो सकता है? नदी। एलोटिक में कौन कौन से आ जाएंगे? तालाब, दलदल एंड मार्सी एरिया, ये एलोटिक इकोसिस्टम में आ जाएंगे। लॉटिक में बात करेंगे जो रनिंग वाटर है। ओके, रनिंग वाटर में हमारा आएगा नदी, स्प्रिंग, चैनल, स्ट्रीम, झरने इत्यादि। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नदी। ठीक है, लॉटिंग। फिर कथन कारक देखिए, लिमेनेटिक क्षेत्र में पादप पल्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिमेनेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो जब डिटेल्स में हम मरीन एक्वेटिक इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम को पढ़ेंगे तब हम इसमें लिमेनेटिक और एरिया को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर अगर समुद्र तल होता है तो उसमें जहाँ तक प्रकाश जाता है, जहाँ तक जैसे 200 मीटर तक प्रकाश एंट्री करता है, वो एरिया क्या कहलाता है? लिमेनेटिक एरिया कहलाता है। ठीक है, और लिमेनेटिक एरिया जहाँ वो क्षेत्र होता है जो खुला क्षेत्र होता है, पानी का ओपन क्षेत्र, जहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन पैदा होते हैं, प्रकाश जहाँ तक पहुँच जाता है। तो तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म जीव हैं, एल्गी हैं, जो जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन की सबसे ज़्यादा वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज के प्रकाश और पोषक तत्वों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। लिमेनेटिक क्षेत्र पादप पल्लव अधिकता में वृद्धि करते हैं क्योंकि जल का खुला क्षेत्र होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आसानी से हो जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हमें जब हम इकोसिस्टम्स को डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें ये पूरी चीज़ें समझ में आएंगी कि मरीन इको सिस्टम में हम इस चीज़ को देखेंगे कि जो खुला एरिया है उसका क्या नाम है और उस पर किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण होता है, किस प्रकार से दे आर द सिंक ऑफ कार्बन कहे जाते हैं, क्योंकि वहाँ CO2 एब्जॉर्ब होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो फेफड़े हैं पूरे दुनिया के, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध होती है समुद्र के अंदर होती है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इस तरीके से इसका आंसर हम दे सकते हैं। 11th क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सुमेल सही है? पर्वत क्या है? अजैविक अवयव क्या है? हरे पौधे और वर्षा। सही सुमेल क्या है? पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र बिल्कुल नहीं। क्या होता है सबसे स्थायी? समुद्र होता है, हमने पहले ही बताया। अजैविक अवयव है जीवाणु नहीं, विषाणु अजैविक हो सकता है। जीवाणु इज द लिविंग थिंग्स। हरे पौधे क्या होते हैं? पारिस्थितिकीय तंत्र हैं। नहीं, हरे पौधे क्या होते हैं? एक तरीके से प्राइमरी उत्पादक होते हैं। वर्षा, तो हरे पौधे, हाँ ठीक है, हरे पौधे हमारा क्या है? पारिस्थितिकीय तंत्र का ही एग्जाम्पल है। तो सी इज द राइट आंसर। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग नहीं, नहीं, जो हमारा CO2 की मात्रा बढ़ रही है और गर्मी बढ़ रही है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। थैंक यू आज का ये सेशन पूरा अटेंड करने के लिए।